में हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे गुप्तोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था की। ठीक है, गुप्तोत्तरकालीन कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पर सीधी सी बात है, गुप्त काल के बाद। ठीक, और गुप्त काल के बाद जो है मुख्यतः किसका उदय होता है? वह है वर्धन वंश का। देखिए दूसरे वंश भी रहते हैं, जैसे कन्नौज में मौखरी वंश था आपका, और जैसे मालवा हो गया, और आपका जो है मगध में गुप्त वंश, उसको गुप्त वंश ना बोल करके उत्तर गुप्त बोला जाता है। ठीक है, जो 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया ना, ये वाला। या यहाँ पर हम इसको, जो आपका थानेश्वर था, ठीक है, थानेश्वर में जो है आपका पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश। ठीक, इसमें वो सारे आएंगे जो राजपूत काल के पहले होंगे। ठीक है, तो उसको हम जो है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि अर्थव्यवस्था गुप्त काल के बाद कैसी रही। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर तो पहला है आपका कि गुप्तोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और उत्पादकता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। कहने का अर्थ क्या है कि एक लैंड है और एक ये लैंड है, इसकी उत्पादकता अधिक है तो टैक्स इस पर क्या होगा? अधिक होगा। इसकी उत्पादकता कम है तो टैक्स इस पर क्या होगा? लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भूमि को उत्पादकता के आधार पर टैक्स कलेक्शन किया जाता था। प्रीलिम्स के लिए याद रखना ये ज़रूरी है कि इनका अर्थ क्या है। जैसे वाहिद है, अकृष्ट है और ऊसर है, इनका अर्थ क्या है? तो वाहिद है बोया गया क्षेत्र, अकृष्ट है जहाँ खेती नहीं की जाती, और ऊसर जहाँ पर बीज न उगने वाला क्षेत्र, अर्थात बंजर क्षेत्र, जहाँ पर अगर हम खेती करें तो वहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अकृष्ट भूमि में खेती करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन अभी वहाँ पर खेती नहीं की गई है। तो इस तरीके से अपने को 3 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर 3 वर्ड याद रखने हैं अच्छे से। वाहिद, अकृष्ट और ऊसर। वाहिद नोट कर सकते हो आप यहाँ, अकृष्ट और ऊसर किससे रिलेटेड है? ठीक, क्या ये टैक्स से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं, टैक्स नहीं, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप, टैक्स नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है आपका? एक तरीके से कि किसी भी लैंड को उसकी उत्पादकता के आधार पर, कि वहाँ प्रोडक्शन कितना हो सकता है, इस आधार पर इसका वर्गीकरण है ये। ठीक, इसके बाद इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें दिया है आपका कृषि पराशर, कृषि पराशर हो गया और उपवन विनोद हो गया, ये पुस्तकें हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है या नहीं? पूछ तो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का अब कुछ भरोसा नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इतना रेयर फैक्ट याद कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक, अगर कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। कि कृषि पराशर और उपवन विनोद जो ग्रंथ है उसके अनुसार कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी के लिए कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किया जाता था। देखिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल हम फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद है इस काल में अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं थी। क्या? सामंतीकरण। ठीक, क्या था? सामंतीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स आगे आने वाले लेक्चर्स में इसका हम डिस्कस करेंगे। सामंतीकरण क्या था, किन क्षेत्रों में हुआ, कैसे हुआ, भूमि अनुदान की प्रथा कब शुरू हुई और किस तरीके से आगे बढ़ती गई, कैसे इसने आगे नए नए स्वरूपों को जन्म दिया। और उत्पादन की इकाइयों में स्थानीय इकाइयों का विकास। अच्छा, स्थानीय इकाइयों का विकास क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। अब जो गुप्त काल था वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन था, लेकिन गुप्तोत्तर में जब केंद्रीय सत्ता टूटी और क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ तो स्थानीय इकाइयाँ भी तेज़ी से बढ़ने लगी। शक्तियों को डिसेंट्रलाइज किया गया अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से। और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वो तो होना ही था, क्योंकि सामंतीकरण से भूमि अनुदान की प्रथा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एग्रीकल्चर जो है अब सेंट्रल पॉइंट बन गया था। अब यहाँ अपने को कुछ टर्मिनोलॉजी देखनी है, मुख्यतः यहाँ पर टर्मिनोलॉजी देखनी है कि वो किससे रिलेटेड है। और अगर कुछ फेमस बुक आए उसको देखना है, कुछ राइटर आए उनको देखना है, और कुछ ऐसा फैक्ट। तो देखिए यहाँ पे अब है गुप्तोत्तर काल में भूमि स्वामित्व के कई प्रकार थे। याज्ञवल्क्य स्मृति और बृहस्पति स्मृति, ये छोड़ दो, नहीं, 4 स्तरीय भूमि का स्वामित्व दिखाया गया। जैसे महापति, राजा, क्षेत्र स्वामी, खेत का मालिक, कृषक, अर्ध कृषक, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसके बाद है जिस कृषि योग्य भूमि पर पूरे परिवार का स्वामित्व था उसे कौटुंबिक कहते थे।
और व्यक्तिगत था वहाँ पर साक्त कहते थे, और जहाँ पर कई कृषक एक साथ मिलजुल कर खेती करते थे उसको प्रकृष्ट कहते थे। ठीक, तो कौन कौन सा चीज़ आ गया है यहाँ पर? कौटुंबिक, नोट कर सकते हो आप इसको। इसके बाद है आपका साक्त, और उसके बाद है प्रकृष्ट। देखो जितना हम अलग से यहाँ पे नोट कर रहे हैं ना उसी को नोट करते जाओ, पूरे इसको पढ़ने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको इसलिए पूरे अच्छे से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसको मेंशन किया था कि डायरेक्टली जब हम फैक्ट पढ़ते हैं तो चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन अगर बुक से हम पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छे से होती हैं। आप चाहोगे तो इसको 2 बार 3 बार रिवाइज़ भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है कि कृषि योग्य भूमि पर पूरे परिवार का जहाँ स्वामित्व था वो तो कौटुंबिक, जहाँ पे व्यक्तिगत था वो तो साख था, और जहाँ पर 2 से 4 किसान, 5 किसान, 10 किसान, ज़्यादा किसान एक साथ मिलकर के खेती करते थे वो था प्रकृष्ट। कौटुंबिक और प्रकृष्ट में अंतर क्या है? कौटुंबिक जो है एक परिवार से रिलेटेड था, और प्रकृष्ट क्या है, कई परिवारों से रिलेटेड था। इसके बाद इसमें है गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान के व्यापक साक्ष्य मिलते हैं, वो तो होना ही था, इसको भी देखेंगे अलग से हम भूमि अनुदान के बारे में। इसके बाद राजकीय भूमि अनुदान के दोहरे लक्ष्य थे। ठीक है, क्या दोहरे लक्ष्य थे? कि पहला कृषि विकास और दूसरा ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं प्रीलिम्स के लिए फैक्ट। इसके बाद है अधिकांश भूमि अनुदान परतों या बंजर क्षेत्र में दिए जाते थे, जिसके लिए सील, अपराहत, अनिरंध्र, भूमि छिंद्र न्याय, अपकृष्ट आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि जो भूमि अनुदान दिया गया, ठीक, वो तो पहले बंजर क्षेत्रों में दिया गया, और उसके लिए उपयोग होने वाले शब्द हैं। क्या सब वर्ड को याद रख सकते? नहीं, तो नॉर्मली सिंपल को याद रखो, जैसे कि भूमि छिद्र न्याय और अपकृष्ट, अपराहत, इस तरीके से देख लो आप, जो आपको सिंपल लगे वो याद कर लो इसमें। इसके बाद है इसमें कि जिन जमीनों का मुक्त अथवा निःशुल्क अनुदान किया जाता था उन्हें आपराध, शासन, चतुर्वार्य ग्राम अथवा ब्रह्मादेय कहा जाता था। इसी भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता को स्थायी तौर पर दी जाती थी, परंतु उसे इस भूमि को बंधक रखने अथवा बेचने का अधिकार नहीं होता था। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि आपको जो अनुदान के रूप में भूमि प्राप्त हुई है उसको आप कोलेटरल यूज नहीं कर सकते कि इस भूमि को जो है आप धन प्राप्त करने के लिए किसी साहूकार को दे करके उससे पैसा लेने के लिए इस तरीके का यूज नहीं कर सकते, और दूसरा इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि ये भूमि आप ले लो, आप चुपचाप बैठे रहो, इसमें कोई दूसरा कमाई करेगा नहीं। वहाँ पर आपको ही काम करना है, वो ज़मीन जो मिली हुई है वो आपको ही मिली हुई है। आप काम करवा सकते हो लेकिन आप अपना उसका स्वामित्व किसी दूसरे को दे नहीं सकते। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये टर्मिनोलॉजी फिर इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे ब्रह्मादेय, चतुर्वार्य ग्राम, बस 2 याद रख लो इसमें, एक आप ही है। ठीक है, 2 क्या का, चतुर्वार्य ग्राम और ब्रह्मदेव। ठीक, अगर 2 याद कर लिया बहुत ही है। इसके बाद है इस काल में भूमि माप को निम्नलिखित इकाइयाँ प्रचलित थी, जैसा कि निवर्तन, पट्टिकाहल, केंद्रा, खड्डूकवाप, करीवाप, कुलियावाप, धोड़ावाप, अघवाप, नलिकावाप, पटाका, गोचरमा। 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि निम्नलिखित में से जो शब्द हैं वो किससे रिलेटेड है। जैसे कुलवावाप दिया था, धोड़ावाप दिया था, और एक ये शायद था, और पूछा था कि भूमाप से संबंधित है। इस तरीके के 4 थे ना, तो ये देखो यहाँ से क्वेश्चन वो सॉल्व हो सकता था। इसके बाद है आपका कि भूमि की सिंचाई के लिए राज्य अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयास किए गए, जैसे राज श्रेणीगढ़ी में उल्लेख है। ये राज श्रेणीगढ़ी किसकी रचना है? ये कल्हड़ की रचना। ठीक है, और कब लिखा गया था? 12वीं सदी में लिखा गया था, याद रखियो। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कल्हड़ की राज श्रेणीगढ़ी जैसे गुप्त काल से संबंधित है, या कल्हड़ की राज श्रेणीगढ़ी जैसे दे देगा कि वह ईसा की 2री शताब्दी में लिखा गया, नहीं तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, जिसमें कश्मीर के सारे राजाओं का 12वीं शताब्दी तक के राजाओं का वर्णन है। इसके बाद अवंती वर्मन के मंत्री सोया ने झेलम नदी पर बांध बनवाया। आदित्य सेन की स्त्री कोर देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया। चंदेल शासकों ने जलाशय बनवाए, जैसे राहिले सागर, कीर्ति सागर। ठीक, ये 2 छोड़ सकते हो, ये याद रख लो आप इसमें कि राहिले सागर और कीर्ति सागर जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, और मुंज सागर और भोज सागर जो है परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे राहिले हो गया और आपका किरीत हो गया। ठीक, ये है आपका चंदेल, नोट कर लो इसको। और इसके बाद जो है आपका मुंज है और आपका भोज है, ये कौन है? परमार। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर अग्नि पुराण में कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई के साधन जुटाना राजा के 8 कर्तव्यों में से एक माना गया है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। कृषि पराशर में खगोलीय प्रेक्षण पर आधारित मौसम संबंधी ज्ञान का उल्लेख है। हर्षचरित में सिंचाई के यंत्रों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर्षचरित में सिंचाई के यंत्रों के रूप में उदघट्टी अथवा घंटी यंत्र की चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राचीन कालीन इतिहास में उदघट्टी अथवा घंटी यंत्र का संबंध किससे है? तो सिंचाई के यंत्रों से। इसके बाद पश्चिम भारत में सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता था? वापिस कहा जाता था। इसका उल्लेख कृषि सूक्त में है, ठीक है। और इस ग्रंथ के अनुसार सिंचाई में पशु शक्ति का भी प्रयोग किया जाता था। हेंसवांग ने कृषि उत्पाद के बारे में विवरण दिया है कि मगध में विशेष गंध स्वाद के चावल पैदा होते थे जिससे महापुरुषों का चावल कहते थे, ठीक है। इस काल की स्मृतियों में कृषि से आजीविका प्राप्त करने की अनुमति सभी वर्णों को दी गई, परंतु अधिकांश कृषक शूद्र ही होते थे। सामंती व्यवस्था के कारण राजा और कृषक के मध्य अनेक मध्यस्थ होते थे जो किसानों के अधिशेष पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। ये भी कृषि अर्थव्यवस्था के सामंतीकरण तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बावजूद आंतरिक तथा बाह्य व्यापार प्रणाली जीवित रही, ठीक है। इसका एक और पार्ट आएगा, लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता इसलिए जो है इसको इसमें हम समाप्त करते हैं। आगे एग्रीकल्चर मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड ही गुप्तोत्तर काल का ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या क्या जाना देख लो। अगर एक बार रिविजन करना है तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है कि ये सीढ़ीदार कुएँ वापिस पश्चिमी भारत में कहते थे, ठीक है। इसमें पशु शक्ति का भी उपयोग होता था। मौसम संबंधी ज्ञान के बारे में हमको जानकारी कृषि पराशर से मिलती है। इसके बाद जो है आपका मुंज सागर, भोज सागर, राहिली सागर, कीर्ति सागर। मुंज सागर, भोज सागर परमारों का है और राहिली सागर और कीर्ति सागर चंदेल शासकों का है। राज तरंगिणी में जो है हमको कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अवंती वर्मन ने वहाँ पे सुम्या ने झेलम नदी पर बांध बनवाया था, ठीक है। इसके बाद कुलियावाप, तूणावाप, पटापा, गोचर्मा, करीवाप, ये सब किससे हैं? भूमाप से संबंधित है, ठीक। इस किसी नगर एक विकल्प नहीं आया था यूपीएससी में कि वो नगर के माप के लिए बता रहा था, नगर नहीं भूमि के माप के लिए है, ठीक। इसके बाद जो है निःशुल्क अनुदान जो मिलता है उसको क्या कहते हैं अपन? आपराध शासन, चतुर्वैर्यग्राम, ब्रह्मादेय, ठीक। और बंधक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, ना किसी को इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अधिकतर जो भूमि अनुदान दिए गए वो बंजर क्षेत्रों में दिए गए और नशील अपराध ये सब कहा जाता था। इसके बाद राजकीय भूमि अनुदान के 2 लक्ष्य थे। और फिर कृषि योग्य भूमि पर परिवार के पूरे समूह कौटुंबिक, एक व्यक्ति का रहेगा तो शाक्त और बहुत सारे परिवारों का रहेगा तो प्रकृष्ट। इसके बाद जो है यहाँ पे है वाहिद, अकृष्ट और ऊसर और कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग होना। तो इस लेक्चर पे इतनी ही। थैंक यू गाइस फॉर डिस्कशन।